बट एज फार एज द कैमरा वर्क इज कंसर्न, हेट स्टोरी 2 जो 2014 में ही रिलीज हुई थी, दैट फिल्म गेव मी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। मधुर भंडारकर की कॉर्पोरेट, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, फिर यशराज की लागा चुनरी में दाग, ये सब फिल्मों में और कई हजारों कमर्शियल्स मतलब एड फिल्म्स पे मैंने असिस्ट किया। आई शॉट अ फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स। इट वाज नेटफ्लिक्स's फर्स्ट फिल्म which they produced in India. So that film was released in 190 countries. 195 countries में से 190 countries में वो रिलीज हुई and almost everybody watched it. So यहाँ पे इतना कश्मीर से मुझे इतना मिला है। मैंने 3 बार ट्रैवल किया और तीनों बार इतनी हॉस्पिटैलिटी और इतने मतलब ये लाइन प्रोड्यूसिंग टीम से भी इतने दोस्त बने। अभी मैं मेकिंग सम फ्रेंड्स हियर, कश्मीर बुलाएगा तो आई वुड लव टू डू अ आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म इन कश्मीर। यहाँ पे अभी जो मैंने किया वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था, बट पॉलिटिकल ड्रामा से हटके मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस प्लेस इज मेड फॉर रोमांस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। बात उन अशखास की, बात उन पर्सनैलिटीज की जिन्होंने कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ सहा होता है, जिन्होंने न सिर्फ दिन में मेहनत की होती है बल्कि रातों को भी उन्होंने अपना आराम छोड़ के काम पे काम किया होता है, जिसके चलते फिर एक दिन वो आता है कि ज़माना उन्हें उनके लिए ताली बजाता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी दाद देता है और किताबों में फिर उनका नाम लिखा जाता है और वो फिर लाखों और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाते हैं। आज जिस इंटरनेशनल फेम रखने वाली पर्सनैलिटी को हमने दावत दी है, जो न सिर्फ हमारे मुल्क इंडिया में बल्कि वो ग्लोबली फेमस है अपने काम की वजह से। जी हाँ, केदल गायकवाड़, जो न सिर्फ सिनेमाटोग्राफी के लिए मशहूर है बल्कि डायरेक्शन के लिए भी वो जाने जाते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो इनके नाम जाती हैं सिनेमाटोग्राफी में और डायरेक्शन में। इन्होंने नाम कमाया। बाप दादा तो फिल्म इंडस्ट्री में थे ही नहीं, अपने दम पे नाम कमाया। घर से निकले थे इरादा लेके, घर से निकले थे हौसला लेके, ना इरादा छोड़ा ना हौसला छोड़ा और डिवेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ नाम कमाया। मैं अपनी जानिब से, अपने रेस्पेक्टेड लिसनर्स और व्यूअर्स की जानिब से, पूरे कश्मीर की जानिब से उन्हें वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच खालिद। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक नाम है इस वक्त केदल गायकवाड़, आप पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, आपके काम को सराहा जाता है। जो ये सफर था आपका, जब आप घर से निकले थे, स्टार्ट किया था ये सफर फिल्म इंडस्ट्री के साथ और अब तक का सफर, ये कामयाबी के लिए क्या रोना भी पड़ा या फिर बासानी स्ट्रगल के बगैर हासिल हुई, वो जानना चाहेंगे। देखिए कैसे होता है कि जब मेरी प्रोफेशनल डिग्री जो है वो कमर्शियल आर्टिस्ट मतलब एडवर्टाइजिंग में मैंने कमर्शियल आर्टिस्ट एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट मैंने डिग्री ली है। वो डिग्री लेने के बाद मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड से शुरू करता हूँ। मेरे पूरे जो स्कूल में जितने सारे मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने आइदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस चुना। मैं अकेला लड़का था जिसने कमर्शियल आर्ट्स चुनी। बात कर रहा हूँ मैं 96-97 की। तो कमर्शियल आर्ट्स क्या होता है किसी को पता ही नहीं था, एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। रिलेटिव्स ने बोला ये आर्टिस्ट बनेगा, पेंटिंग करेगा और झूला लटका के दाढ़ी बढ़ा के पेंटिंग्स बेचते फिरेगा। हालांकि वो भी बहुत रिस्पेक्टेड काम है, बट उनको उस जमाने में लुक डाउन अपॉन किया जाता था। आज एक पेंटिंग की कीमत करोड़ रुपए में होती है, आप सबको पता है। तो 10th में मैंने अकेला मैं बंदा था मेरे स्कूल से जिसने एक अलग रास्ता चुना, कमर्शियल आर्ट्स लिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद कमर्शियल आर्टिस्ट होने के बाद सारे लड़कों ने, लड़कियों ने, जितने मेरे क्लासमेट्स थे, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, लिंटास है, लियो है, सो मेनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। सो उन्होंने सब वो ज्वाइन कर ली। रहा मैं अकेला। फिर से मैंने चुना मेरी फिल्म इंडस्ट्री। तो हुआ ऐसे कि मैं आई वाज ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इनटू फोटोग्राफी। सो मेरा जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट था वो भी फोटोग्राफी था। तो फोटोग्राफी करते करते मुझे इतना गाइडेंस नहीं था तब उस समय कि मैं क्या करूं, कैसे करूं।
इंडस्ट्री ज्वाइन करूँ या स्टिल फोटोग्राफर को असिस्ट करूँ। तो मैंने एक सेमिनार हुआ था, उसका नाम था देयर आर मोर देन 35 वेज इन एडवर्टाइजिंग। ओके। तो एडवर्टाइजिंग करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आपके क्या क्या एवेन्यूज खुल सकते हैं, ये मैंने उस सेमिनार में सीखा। एंड लकीली मेरे एक जो कजिन है, तो उन्होंने उनके दोस्त जो मेरे बॉस रहे, एक्स बॉस रहे, उनके साथ मेरी पहचान करा दी। और वो भी उन दिनों किसी एक बड़े कैमरामैन को असिस्ट कर रहे थे, और उनको कहा गया कि मेरा ये कजिन है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, ओके। और उसको आपको आगे लेके जाना है। अब होता ऐसे है कि देने वाला देता है, बट लेने वाले को लेने की लेने की भी क्षमता भी होनी चाहिए। या तो वहां से 2001 से मेरा स्ट्रगल चालू हो गया। मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके मैंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की, बट उन दिनों वहाँ पे 10+2 साइंस की नेसेसिटी थी, इवन टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। सो ऑब्वियसली आई कुडंट गो टू फिल्म स्कूल। तो अभी मैं क्या करूँ? फिर मैंने एक छोटा सा क्रैश कोर्स किया सिनेमाटोग्राफी में, और मैंने सीधा असिस्ट करना चालू कर दिया। तब मेरे बॉस जो थे वो भी खुद स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिपेंडेंट बने ही बनने थे, के लिए। और मैंने उनको असिस्ट करना चालू कर दिया। अब होता ऐसे है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, ये दिस इज अ फिल्म इंडस्ट्री ऑफ फ्रीलांसर्स। तो यहाँ पे कोई आपको जॉब लेटर नहीं देता है, किसी चीज़ की कुछ गारंटी नहीं होती है। और जैसे मैंने कहा आपसे कुछ देर पहले कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है। वी कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर डिड अ जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनीज, but when it came to film industry we did not know anything, and to take such a big risk, if my parents did not support me, I wouldn't have been here. मैं यहाँ नहीं बैठा होता अगर मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता। तो मैं लिसनर्स को यही, जितने सुनने वाले बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना है तो आपको आपका पैशन फॉलो करना पड़ेगा। पैशन इज द कीवर्ड। अब हो गए मुझे 2 साल असिस्ट करते। जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे बॉस भी खुद स्ट्रगल कर रहे थे, तो कभी पैसा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ऐसे करते करते 2-2.5 साल निकल गए। मेरे सब दोस्त लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। मैं गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में। मैं पिताजी के साथ बैठा और पिताजी को बोला, मैं उनको बाबा कहता था, ही इज़ नो मोर, बट बिकॉज ऑफ हिम आई एम टुडे हियर। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर एंड माई मदर। आई सैट विथ हिम एंड आई सेड, बाबा, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, but if you want, I can join the ad agency and I can start earning. I was 21, 22 back then. And he said, you can do whatever you want. If you feel like joining the agency, you do that. But when you're 40, 45, in your midlife, there will be a saturation point where you will feel, I should have followed my passion. So he said, in my opinion, right now, you stick to what you're doing. वाओ, यानी कि बहुत अच्छी एडवाइस। Yes. ओके। और उस एडवाइस को मैंने पकड़ते हुए, फिर जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी एक एग्जामिनेशन होती है, एक लाइन, वो एक आपका पैशन टेस्ट करता है। और जिस दिन उन्होंने ये कहा और मैंने मेरी पैशन फॉलो की, थिंग्स स्टार्टेड मूविंग लिटिल बेटर फॉर अस। अब मैं यहाँ पे मुंबई में रहता हूँ, रहता था पहले। वहाँ पे लोकल ट्रेन्स जो है आपके रेडियो स्टेशन जैसे रात को 3 घंटे बंद होती। बिल्कुल। तो कई बार हमने स्टेशन पे रातें बिताई। शूटिंग पैकअप लेट होता था। फिर वहाँ से रोड कम्युनिकेशन नहीं थी तब। तो ऐसे स्ट्रगल के दिन भी हमने देखे, बट मैं कभी रोया नहीं, कभी उसकी कंप्लेंट नहीं की। और एक कहते ना कि हाँ, गिला नहीं, शिकवा नहीं, क्योंकि आपको आपके पैशन का काम करने मिल रहा है। एंड व्हेन यू ओके, यहाँ पे मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आप जिस स्टेज पे है, आपको ग्लोबली फेम मिल रही है, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं आपके काम की वजह से। जब आप उस सफ़र को देखते हैं, उसको याद करते हैं, वो स्टेशंस पे रातें गुजारना, कभी पैसा ना मिलना, जब पैसा नहीं मिलेगा तो जेब में कहाँ से पैसा आएगा, तो क्या फील करते हैं? क्या वो पास्ट के वो दुख याद आते हैं, आंखें नम हो जाती है, या फिर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? नहीं, मैं दुख बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर वो स्ट्रगल, वो जो एक जर्नी है, वो अगर आप नहीं करते तो इस मकाम पे पहुंचने का, जैसे कहावत है कि अगर आपको छाव का मजा लेना है तो आपको धूप में खड़ा रहना पड़ता है। तो उसका जो है वो मजा ही कुछ अलग है। मतलब अगर आपको सब
रेडीमेड मिले आपको सब, यू नो, सिल्वर स्पून लेके आप अगर आप इफ यू आर बॉर्न खाएंगे विद अ तो सिल्वर फिर मजा स्पून ही इन नहीं योर है। माउथ, उसका कोई मतलब, मेरे लिए आई एंजॉयड माई ट्रैवल अ लॉट एंड आई फील माई जर्नी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. आई मीन आई एम just hardly 44 today, and I feel this is my first directorial in Hindi, and it's a huge one. So God is kind. अभी तक जो आपने बॉलीवुड में काम किया है, आपका वो काम देखिए, आप ओवरऑल जब मैं आपसे पूछूं कि आपका कौन सा काम आपका फेवरेट है, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर ये तो वही सवाल होगा कि मैं एक इंसान से पूछूं आपकी दो आंखें हैं, इनमें से कौन प्यारी है, तो दोनों प्यारी होती है। आज के लिए तो आपके लिए तो हर कोई काम आपका स्पेशल ही होगा, लेकिन वो फिल्म जिसने आपको, जिसे आप समझते हैं, आपको फेमस कर दिया, जिसके बाद लोगों ने ये जाना, ये रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, दम है, बंदे में दम है, ये बहुत कुछ आगे जा सकता है। मेरे ऐसे दो फिल्म्स के मैं नाम लूंगा. मैंने मराठी में एक ऑनलाइन बिनलाइन करके फिल्म डायरेक्ट की थी 2014 में, 2013-14 में, एंड इट डील्स विथ इंटरनेट एंड गैजेट एडिक्शन, जो आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेवेंट है यंगस्टर्स में. कि हम कुछ भी हो जाए हम गूगल को पूछते हैं कि उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं गूगल पे. तो दैट फिल्म गेव मी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. आई फील आई केम लिटिल अहेड ऑफ द टाइम. मैं 5 साल बाद अगर वो फिल्म लाता तो ज़्यादा रिलेवेंट होती. बट आप ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑनलाइन बिनलाइन. इट इज़ अ रोम कॉम लव स्टोरी of 3 people, and how a young guy is addicted with his gadgets and not able to look up, from his gadgets, and how his friends around him come together to make him realize that there is a world beyond internet and gadget. सोशल मीडिया से भी सोशल मीडिया से आगे भी एक वर्ल्ड है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म दैट गेव मी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. एंड एज फार एज द कैमरा वर्क इज कंसर्न, वो फिल्म मैंने डायरेक्ट और शूट दोनों की थी, मराठी फिल्म. बट एज फार एज द कैमरा वर्क इज कंसर्न, हेट स्टोरी 2 जो 2014 में ही रिलीज हुई थी, दैट फिल्म गेव मी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन बिकॉज we made it in very crunch budget and very difficult times, and it did wonders on theaters. So कैमरा वर्क की जो बात करते हैं, तो कौन कौन सी फिल्म मैं अभी तक नहीं, आप कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए, कौन कौन सी फिल्म आपने किए जिसमें आप एज ए सिनेमेटोग्राफर रहे? मैंने मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में काम किए. बिकॉज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, मुंबई. आई एम महाराष्ट्रियन. सो आई हैव डन लॉट ऑफ मराठी फिल्म्स एज वेल एज हिंदी फिल्म्स. मैंने एनिमी करके एक हिंदी फिल्म शूट की है, जिसमें बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी. वो थिएट्रिकल इतनी चली नहीं, बट मिथुन चक्रवर्ती, के मेनन, सुनील शेट्टी, देयर वाज एन ensemble cast. Then I shot online binline as director, cameraman. Hate Story 2 followed by that. Then there was a film called Farzand. Farzand was a film on Chhatrapati Shivaji. Okay. That also did a lot of business, and that also gave me a lot of recognition. Immediately उसके बाद I shot a film for Netflix. Okay. It was Netflix's first film which they produced in India. Okay. उसके पहले जो Netflix पे इंडियन फिल्म्स थी वो उन्होंने एक्वायर की थी, मतलब मैंने बनाई और उन्होंने खरीदी, वैसे वाली थी. बट चॉपस्टिक्स वाज द फर्स्ट फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स which they produced in India. It starred, we have Abhay Deol and Mithila Palkar in it, and my very good friend Sachin Yadi has directed. His wife has produced it. So that film was released in 190 countries. Okay. 195 countries में से 190 countries में वो release हुई, and almost everybody watched it. So it was that film changed the game, And then last year I shot a film called Dharmaveer, which is a biopic of a very famous politician in Maharashtra. So gradually, slowly but steadily, my work is, stature is growing. तो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तो अब चूंकि आप कश्मीर में हैं और इस वक्त अनंतनाग के रेडियो राब्ता के स्टूडियो में हैं, और आपसे जानना चाहूँगा कि कश्मीर आए हैं, कश्मीर में आपने देखा वो कोई ऐसी चीज़ जो आपने कश्मीर में देखी, पूरी दुनिया में नहीं देखी, जो आपके दिल को छू गई, कहा कि वाह क्या बात है? मैं ये ज़रूर कहूँगा, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोग, उनके दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं. ओके. और यहाँ का नेचर, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी मैंने यहाँ देखी, वो मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी. Okay. मैं इस साल जब कश्मीर लोकेशन रेकी के लिए आया था, तब मैं फर्स्ट टाइम आया था कश्मीर. और वो कहते हैं ना कि जब तक आप
उस जगह पहुंचते नहीं हो, कहीं सुनी जब फोटोग्राफ्स ये वो जो, या लोग जो ट्रैवल करके आए हैं वो आपको बताते हैं कि कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है, इतना सुंदर है, ये है वो है। बट जब मैंने खुद की आंखों से देखा, आई रियलाइज्ड व्हाई पीपल कॉल दिस प्लेस अ हेवन ऑन अर्थ। ओके, वो कोई ऐसी चीज जो आपने रिकॉग्नाइज की है लेकिन अच्छी नहीं लगी, नहीं होनी चाहिए थी, ये पैराडाइज है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, कोई ऐसी चीज अभी तक? नॉट रियली, नॉट रियली। कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज जिससे आपको लग रहा आपके ओपिनियन से कि ये पैराडाइज में अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है कोई ऐसा तजुर्बा आपको हुआ हो? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतना कश्मीर से मुझे इतना मिला है। मैंने 3 बार ट्रैवल किया और तीनों बार इतनी हॉस्पिटैलिटी और इतने मतलब ये लाइन प्रोड्यूसिंग टीम से भी इतने दोस्त बने। अभी मैं मेकिंग सम फ्रेंड्स हियर, सो आई एम श्योर योर लिसनर्स आल्सो विल लिसन टू दिस, वॉच दिस शो, एंड आई विल हैव मोर फ्रेंड्स इन कश्मीर, सो देयर इज नथिंग दैट कश्मीर लैक्स। आपने कश्मीरी आर्टिस्ट के साथ भी काम किया, एक्टर्स के साथ भी काम किया, और आपका जो तजुर्बा है, क्योंकि आपने पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपने शूट किया है, वहाँ पे भी आपको जो आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनमें और यहाँ पे कश्मीरी आर्टिस्ट में क्या आपको लग रहा है डिफरेंस है? क्या एक्सपोजर की कमी है या टैलेंट की कमी है? क्यों यहाँ के लड़के अभी भी हिचकिचा रहे हैं, बॉलीवुड में अपना नाम नहीं बना पा रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो कम पढ़ रहे या ऐसा कुछ भी है। टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपोजर इज़ द मेजर फैक्टर। बट अभी मेरे हिसाब से जिस तरह से चीज़ें खुली है कश्मीर में लास्ट 2-3 ईयर्स से, जितने मुंबई के क्रू या साउथ के क्रूज जितने यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4-5 साल में यहाँ पे जो लोग बाहर गए हुए हैं कश्मीर छोड़ के, वो भी काम के लिए कश्मीर वापस आएंगे। जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं और कहाँ पे हम एक बार फिर फ्यूचर में आपके काम को देख सकते हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो अभी मेरे सब जो है वो डेवलपमेंट स्टेज में है, तो कई सारी आइडियाज़ दिमाग में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से, जैसे आपने कहा वाजवान आपको कश्मीर बुलाएगा, तो आई वुड लव टू डू आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म इन कश्मीर, बिकॉज यहाँ पे अभी जो मैंने किया वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था, बट पॉलिटिकल ड्रामा से हटके मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस प्लेस इज मेड फॉर रोमांस। एंड एक आउट एंड आउट हार्डकोर रोमांटिक फिल्म अगर मुझे यहाँ शूट या डायरेक्ट करने मिलती है, तो इट विल बी वेरी बिग ऑनर फॉर मी। बिकॉज मैं जहाँ पे जाता हूँ, जिस जगह जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह की लोकल टैलेंट को यूज़ करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उनका नेचुरल लुक, उनका नेचुरल एक्सेंट, अगर मैं कश्मीरी करके मैं अगर किसी मुंबई वाले आर्टिस्ट को यहाँ लेके आऊँ तो वो बहुत फेक लगेगा। तो आई वर्कड विद लॉट ऑफ लोकल आर्टिस्ट्स एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड। तो ओवरऑल जो इस वक्त आपको रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे देख रहे हैं और एक्टिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, सिनेमाटोग्राफी के साथ जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्शन के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? क्या टिप देंगे आप उनको, ताकि उनका जो सफ़र है वो कांटों भरा साबित ना हो, उनकी राह आसान हो जाए? See, any journey will be difficult coming into this industry, because like I said, there is no bond, there is no job letter that you get in this industry. This is an industry of freelancers. Anybody can come in and prove their talent. मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सो अगर किसी को एक बेसिक फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं कोई, तो दैट इज़ वेरी गुड। मतलब कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहा है, डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है या एडिटिंग है, so there are two ways: either you assist a technician or you go and learn few things in the film school. There are film schools, institutes in India also, in North also, and there are film schools and institute out of India also. So depends who wants to go where and study what. मेरे हिसाब से देखिए, ये जो इंडस्ट्री बाहर से जो दिखती है ग्लैमरस, वो इतनी है नहीं। There is sheer hard work. We at a time we work for 15 hours, 16 hours, at times 48 hours, 36 hours. There is only hard work over here. Okay? So जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, मैं उनको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा कि come into this industry for a good reason. Not because you see some celebrities wearing some good clothes and all that. Behind that interview, behind this, even if when I'm sitting here and giving you this interview, there's a massive amount of hard work which I've put in. So वो किसी को भूलना नहीं चाहिए। और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है।
जैसे मैंने आपको बताया, खुद मैंने 2001 में खुद का मेरा करियर स्टार्ट किया, मैंने असिस्ट किया काफ़ी सारे फिल्मों पर, मैंने असिस्ट किया मधुर भंडारकर की कॉर्पोरेट, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, फिर यशराज की लागा चुनरी में दाग, ये सब फिल्मों में, और कई हज़ारों कमर्शियल्स मतलब एड फिल्म्स पे मैंने असिस्ट किया कई सारे कैमरामैन को। और वो कैमरामैन को असिस्ट करते करते मैंने डायरेक्टर्स की स्टाइल भी देखी, अपना ली, कैसे क्या करते उसको, उस सब एक्सपीरियंस को साथ में लेते हुए मैंने 7-8 साल के बाद खुद का इंडिपेंडेंट करियर लॉन्च किया। तो स्ट्रगल मतलब, सी इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग देन यू कैनॉट कॉल इट अ स्ट्रगल। अगर आप मुझे पूछते हो कि तुम इतना हेवी हेक्टिक शेड्यूल करते हो, यार दिस इज अ पैराडाइज, आई एम वर्किंग एंड शूटिंग इन पैराडाइज। द अदर डे when we were shooting in Pahalgam, in that small village where you visited, we were shooting a fight sequence and the entire day was -7 or 10 and the whole day was snowing. Whole day. I was working with a very senior fight master called Abbas Ali Mughal. He's around 60 and you should have seen his energy. मैंने उनको बोला, अब्बास में आपकी एनर्जी, बॉस अपना काम है, हम पैशनेट है. So this is industry which is made for passionate people. Okay. You will only survive in this industry if you are passionate about acting, maybe direction, cinematography, whichever field. But आप एक बाहर से परसेप्शन लेके आओगे कि यहाँ पे सिर्फ ग्लैमर है, ये है, वो है, तो आप फंस जाओगे। Okay. मैं एक बार फिर, दिल तो चाहता है आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करें, आपसे सीखें, और स्पेशली अपने रेस्पेक्टेड लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए भी जो आपकी बातें हैं ये जो है एक टॉनिक के तौर पे काम कर सकती है, एक गाइड के तौर पे काम कर सकती है। लेकिन कहते हैं कि वक्त तो वक्त है, और आपका वक्त जो है, हम समझते हैं कि आपका वक्त बहुत ही कीमती है, और आपकी फ़्लाइट भी है। और मैं एक बार फिर अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से और कश्मीर लोगों की जानिब से आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ पे आए रेडियो राब्ता के स्टूडियो में, और हमारे साथ आपने अपने ख्यालात को, अपने स्ट्रगल को, अपने काम को शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।